ये क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए वीडियो है। जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हो या फिर बेसिक मैथमेटिक्स लिया हो, दोनों के लिए ये वीडियो है। आपको पता है टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। अगर हम देखें तो ये थ्योरी आती है 75 नंबर की और 25 नंबर का आपका स्कूल द्वारा प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाता है। इस 75 नंबर की बात करते हैं तो इस 75 नंबर में 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 45 नंबर जो पूछे जाते हैं वो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब अच्छे नंबर लाने होते हैं। और जो बच्चे वीक है मैथमेटिक्स में, उन्हें पास होने की भी दिक्कत होती है, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर कर ही पास हो सकते हैं, एक एक नंबर के। और बाकी जो 2 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें भी बहुत ही सरल चीज़ें पूछी जाती हैं। जब हम सीबीएसई की बात करते हैं तो आपको पता है वहाँ पे 2 तरह के मैथमेटिक्स पहले से संचालित हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं तो उनका जो एमपी बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो एमपी बोर्ड में जो सिलेबस है बहुत ही सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बुक के अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाता। तो जो हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो उनका जो बेसिक है वो मैं एमपी में स्टैंडर्ड का काम कर सकता है। तो हम कुछ क्वेश्चन वहाँ से जो सीबीएसई के हैं वो वहाँ से उठाएंगे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया है उनके लिए। बाकी जो सिंपल है वो तो आपको कवर करना ही है। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए एक अलग वीडियो आया करेगा, एक अलग से रहेगा जिसमें हम सिर्फ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात करेंगे। बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो लगभग लगभग सभी राज्यों में एनसीईआरटी की बुक संचालित हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो कारगर है, लेकिन हम एमपी बोर्ड को टारगेट करके चलेंगे। तो देखिए इस चैप्टर से जब हम बात करते हैं पुराने समय में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका विभाजन इस तरीके से अमूमन हुआ है 2 + 2 + 2। तो इसमें देखें हम 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके और बाकी की जो 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो आप फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जो संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बस आपको पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में नाम पता नहीं होता कि ये कौन सी संख्याएं हैं, परंतु ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए हम वास्तविक संख्याओं की जब बात करते हैं तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आपने ये लगभग लगभग 5th क्लास में पढ़ लिया होगा कि ये संख्या रेखा है, इसके मध्य में 0 होता है और इधर आपकी धनात्मक संख्याएं आती हैं, इधर आपकी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो यही इसी को कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि इसमें ये संख्याएं परिमेय हो सकती हैं या फिर अपरिमेय हो सकती हैं। तो दोनों संख्याओं को मिलाकर अगर हम कहें कि दोनों का संग्रह होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता ही रहा है। हम किसी चीज़ को गिनते हैं, किसी वस्तु के मूल्य की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, हानि की बात करते हैं या फिर प्रतिशत की बात करते हैं, तो हम वास्तविक संख्याओं की वहाँ पे चर्चा कर रहे होते हैं। तो इस संख्या रेखा पे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अंडर रूट को दर्शाना है, अंडर रूट 3 को दर्शाना है। तो ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये भी संख्या रेखा पर ही होती हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याएं वे कहलाती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं। अब जब चर्चा करें, अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है। p यहाँ पे अंश है और q यहाँ पे आपका हर है। तो अंश बटे हर के रूप में जैसे हम लिख पाते हैं वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। और साथ साथ में इसमें ये रहता है q का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q का मान 0 लेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा और अपरिभाषित हो जाएगा तो वो संख्या नहीं कहलाएगी। तो p/q अंश बटे हर के रूप में जो संख्या को लिख सकें वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इतनी डेफिनेशन देना गलत होगा, इसमें साथ में ये भी होता है p और q आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। अब HCF 1 क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 5 में देखें और 5 में देखें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसलिए 3 और 5 आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगर हम 10, 15 और 7 की बात करें तो ये संख्याएं भी आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि देखिए 10 में
15 में और 7 में, तीनों में सिर्फ और सिर्फ 1 का भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। अगर 10 की बात करें तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। 15 की बात करें तो इसमें 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है और 15 का भाग जा रहा है। तो इसमें तो देखिए कि में 5 का भाग जा रहा है और इस 15 में भी 5 का भाग जा रहा है, लेकिन 7 में 1 और 7 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। इसलिए 10, 15 और 7 में बोलें तो सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि पी और क्यू यहाँ पे सहभाज्य संख्याएं होती हैं और साथ साथ में पी और क्यू यहाँ पे पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक का अर्थ क्या है? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूरी पूरी होती हैं, मतलब जिसमें दशमलव नहीं आता, बटे का फॉर्म नहीं होता, पूरी पूरी संख्याएं होंगी। और पूर्णांक आपको पता है प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। ये संख्या रेखा है, इधर जो धनात्मक संख्याएं हैं, इधर ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और ये जीरो भी आपकी सारे के सारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। अब साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, वैसे तो आपको 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि जीरो की जब हम बात करते हैं, जीरो कौन सी संख्या है? ये परिमेय है कि अपरिमेय है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 10th क्लास में, तो इसको ध्यान रखेंगे। परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय है ये जीरो, क्योंकि इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए जीरो आपकी परिमेय संख्या है। तो याद रखेंगे जीरो आपकी परिमेय संख्या है। इसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं की चर्चा करते हैं। अपरिमेय संख्याएं स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत आई थी। जैसे भारत में गुरुकुल थे, इसी तरीके से यूरोप में स्कूल चलते थे। तो एक स्कूल का नाम था पाइथागोरस। ये पाइथागोरस स्कूल था, तो इसमें शिष्य रहते थे। ये पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी होगी, तो इन्होंने ही पाइथागोरस प्रमेय दी थी, तो उन्हीं का स्कूल था जिसे पाइथागोरस स्कूल बोलते थे। इस स्कूल में क्या था, इनका मानना ये था कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, ये लगभग 400 से 500 ईस्वी की बात है, उस समय की बात चल रही है। तो इन्होंने जो संख्याओं का रूप माना, वो इन्होंने माना कि संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती हैं या फिर अंश बटे हर के रूप में होती हैं। ये दो तरह की संख्याएं होती हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार की संख्याएं नहीं होती। तो एक पाइथागोरस का शिष्य था जिसका नाम था हिप्पाकस। तो हिप्पाकस ने क्या किया, तो पाइथागोरस ने पाइथागोरस प्रमेय दे रखी थी, तो उन्होंने बोला था कि समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो इसे कर्ण कहते हैं, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। ये कोण के हिसाब से बदलते हैं लंब और आधार। अभी हम फिलहाल में यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, इसलिए सामने लंब है और इधर आधार होगा। अब इन्होंने क्या किया, हिप्पाकस ने आधार का मान 1 लिया और लंब का मान 1 लिया। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो इनकी प्रमेय है वो कहती है कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इन्होंने इस पे अप्लाई किया, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इधर है जो कर्ण का वर्ग चल रहा है, तो इधर से जब वर्गमूल हटाएंगे, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 2 आएंगे, तो ये आ गया √2। तो हिप्पाकस ने पूछा कि आप ये संख्याएं मानते हैं पूर्णांक और अंश बटे हर के रूप में, लेकिन इस √, को आप क्या खाएंगे? तो उन्होंने इस जवाब को नहीं दे पाए। लेकिन देखिए, जब हम किसी की मान्यताओं को ललकारते हैं तो हमेशा युद्ध वाली स्थिति बन जाती है। ये पूरी संख्याओं को पूर्णांक मान रहे थे या फिर अंश बटे हर के रूप में मान रहे थे, परंतु ये जो नई संख्या आई जो हिप्पाकस ने ईजाद की, तो इसको इन्होंने नाम नहीं दिया। तो इसके लिए इनको सजा मिली, हिप्पाकस को बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था। तो इस तरीके से ये संख्या को भारत ने तो अपना लिया था, उन्होंने कह दिया था कि परिमेय का उल्टा अपरिमेय है, तो इसको ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य वगैरह ने इनको मान लिया था। लेकिन धीरे धीरे यूरोप ने भी इसको स्वीकार किया और इसका नाम अपरिमेय संख्या दिया। इस तरीके से अपरिमेय संख्याएं आई, और अपरिमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा, इससे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? तो हमने 9th में पढ़ रखा है, अशांत अनावृत्ति इसका दशमलव प्रसार होता है। तो दशमलव प्रसार पूछें अपरिमेय संख्या का तो आप बताएंगे अशांत अनावृत्ति, मतलब इसमें अशांत तो रहता ही है लेकिन आवृत्ति भी नहीं होती। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पुराने समय में और अभी भी पूछ सकते हैं। तो आपसे पूछते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या का
योग और अंतर निकालें तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग करें या फिर अंतर करें तो हमें सदैव याद रखेंगे अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसमें योग और अंतर की बात चल रही है। जैसे परिमेय संख्या 2 है, √3 आपकी अपरिमेय संख्या है, इसको जोड़ दें या फिर इसको घटा दें तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है 2 + √3 और 2 - √3, ये दोनों की दोनों संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो याद रखेंगे, परिमेय और अपरिमेय का योग व अंतर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पूछें कि अगर गुणा और भाग करें तो क्या प्राप्त होगा, गुणा और भाग करने पर, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था शून्य को। अगर शून्य को हम ले लें, शून्य एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के साथ गुणा कर दें, अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे √7 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और 0 को हमने क्या परिभाषित किया है, 0 आपकी परिमेय संख्या है। तो देखिए, 0 में हम गुणा कर रहे हैं अपरिमेय संख्या का, मतलब परिमेय में अपरिमेय का गुणा कर रहे हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ये सिर्फ एक ही केस है जो कि 0 के साथ घटित होता है। जैसे 0 में हम अपरिमेय संख्या का भाग दें √5 का तो भी आपको 0 प्राप्त होगा। तो भाग और गुणा की कंडीशन में 0 को छोड़कर बाकी में आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका जो कथन बनेगा, आपको याद रखना है, इसका जो कथन बनता है वो बनेगा कि शून्यतर, मतलब शून्य संख्या को छोड़कर, शून्यतर परिमेय संख्या, मतलब शून्य संख्या को छोड़कर जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनका हम गुणा करें अपरिमेय संख्या से या फिर भाग करें किसी अपरिमेय संख्या से तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, याद रखेंगे। तो गुणा और भाग में शून्य संख्या को छोड़ना है, तो यहाँ पे शून्यतर को छोड़कर ये भी लिखा आ सकता है शून्य संख्या को छोड़कर। तो ये दोनों कथन याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस की। जब कार्ल फ्रेडरिक गॉस की बात करते हैं तो ये कौन है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जर्मन के एक गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय दी थी। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये आधारभूत प्रमेय अभी हम पढ़ेंगे कि आधारभूत प्रमेय। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जर्मन के एक गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय दी थी। किताब भी है डिस्क्विंसन्स अर्थमेटिकी, तो ये किताब का नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। इनका जो समय काल है, समय काल भी याद रखेंगे, 1777 से लेकर 1855 तक। और इनका एक उपनाम है, अन्य नाम भी है, गणितज्ञों का राजकुमार। तो गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पिछले साल 2024 में आपसे थेल्स का समय काल पूछा था, तो हो सकता है कि इस बार आपसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस का समय काल पूछ ले। तो आप याद रखेंगे 1777 से 1855 तक का इनका समय काल रहा था। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी है। इनकी एक किताब है डिस्क्विंसन्स अर्थमेटिकी और इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अब जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ये 3-4 बार आपसे पूछ लिया है इसका कथन, तो इसका कथन देखिए क्या है। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी, इसका कथन आपसे कई बार पूछा है, जैसे 2024 में भी पूछा है और 2025 में भी पूछा है। तो ये कथन इम्पोर्टेंट है और इसके अनुप्रयोग भी इम्पोर्टेंट है। इस बार अनुप्रयोग पूछने की संभावना है। तो देखिए, एक कथन क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। देते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें 3 अलग अलग संख्याओं का भाग चला जाए। कम से कम कितनी संख्याओं से भाग जाना चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम 3 भिन्न भिन्न संख्याओं से भाग चला जाए। एक तो एक का भाग जाता है किसी भी संख्या में, और जो संख्या होती है वो स्वयं का भाग भी जाता ही है। तो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा किसी एक अन्य संख्या से भाग चला गया तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। और अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो एक का और एक स्वयं संख्या का। इसके अलावा और किसी संख्या का भाग गया तो वो भाज्य संख्या बन जाती है, और नहीं गया तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्याओं के उदाहरण देखें तो देखिए 2,
3, 5, 7, 11, इस तरीके से ये सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होंगी? 4, 6, 8, 10, ये सारी की सारी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं में देखें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 4 देखें तो 4 में देखो 1 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा, लेकिन देखो एक अन्य संख्या जो कि 2 है इसका भाग चला गया, तो ये 4 आपकी भाज्य संख्या होगी। अगर 6 की बात करें तो देखो इसमें 1 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। अब देखिए इसमें 2 का भी भाग चला गया और 3 का भी भाग चला गया, तो ये 6 भी आपकी कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए और वो तीनों की तीनों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। और अभाज्य की बात करें तो अभाज्य में भी 2 अलग अलग संख्याओं का भाग जाना चाहिए, एक तो स्वयं और एक 1 से। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। इस 3 में देखें तो 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब एक बात याद रखेंगे, एक ना तो आपकी भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इस एनसीईआरटी की किताब में एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, तो उसको समझने के लिए याद रखेंगे, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। में लिखा है देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होगी? जिसे हम कम से कम 3 संख्याओं से भाग चला जाए तो उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे मैं 8 को ले लेता हूं, तो 8 आपकी भाज्य संख्या है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अगर मैं इस 10 की बात करूं तो देखिए 10 में मैं पहले 5 का भाग दे देता हूं, तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 का भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो इस 8 के गुणनखंड देखें तो क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। और इस 10 के गुणनखंड क्या आएंगे? 5 गुणा 2। तो देखिए ये तो इसके गुणनखंड है और ये इसका गुणनफल है। तो इसमें लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो देखिए 2 और 5 ये गुणनखंडन है और 10 ये आपका गुणनफल है। तो सेकंड पॉइंट देखें तो क्या लिखा है? ये गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो देखिए क्रम का मैंने क्यों बोला है? तो व्यक्ति क्या करता है, पहले 2 से भाग देता है, फिर 5 से भाग देता है। यदि मैं 5 से भाग दे देता हूं तो भी वो गलत क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसका क्रम मायने नहीं रखता। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अभाज्य संख्याओं का क्रम छोड़ दें तो बाकी ये अद्वितीय होता है। जैसे 5 गुणा 2 करने पे मुझे 10 ही प्राप्त होगा, यहाँ पे और कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे 6 के गुणनखंड देखें अभाज्य, तो 2 और 3 आएंगे। अब 2 और 3 ने रिजर्वेशन करा ली है 6 की, 2 और 3 का गुणनफल हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 के जो गुणनखंडन होंगे वो 2 गुणा 3 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसी चीज को बोलते हैं अद्वितीय। 8 की बात करें तो ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, इन तीनों का गुणा करने पे 8 ही आएगा, और 8 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, इसलिए ये बोला है कि ये अद्वितीय होता है। आई होप ये आपको कथन भी समझ में आ गया होगा, ये प्रमेय भी समझ में आ गई होगी। अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं, अनुप्रयोग में क्या क्या पूछता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग आपकी एनसीईआरटी में इससे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला हम समझ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड पूछता है इस चैप्टर से, जो कि इसी के अनुप्रयोग हैं। और दूसरा, अंतिम अंक शून्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, या फिर अंतिम अंक शून्य कैसे बनता है, इसको समझते हैं। तो पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हम सीख चुके हैं किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं। एक क्रम में अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाते हैं और वो संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं। इसके क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि अंतिम अंक शून्य कैसे प्राप्त होता है। जैसे मैं बात करता हूँ 10 की, 20 की, 50 की, 100 की। देखिए 100 में 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, और 20 में भी देखो 1 जीरो है, 10 में भी 1 जीरो है। तो अंत में ये जीरो किस तरीके से बन रही है? तो हमने देखा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 10 के 10 आपकी भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देने पे 5 आएगा, और 5 का भाग देने पे 1 आएगा। 20 की बात करें तो 20 में देखिए 2 का भाग देंगे तो ये 10 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 5, और 5 का भाग देंगे तो 1। तो ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से हम 50 की बात करते हैं तो देखिए 50 में पहले हम 2 का भाग दे सकते हैं तो ये 25 आएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा।
जब हम 100 की बात करते हैं तो देखिए 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा, और 2 का भाग देंगे तो ये 5 का भाग देंगे तो ये 5 आएगा, और 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, तो देखिए उसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको कि 10 की बात करें तो इसमें 2 और 5 का एक पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 और 5 का एक पैटर्न है, इसमें भी देखो 2 और 5 का एक पेयर है, और इसमें देखें 2 और 5 का एक पेयर ए है और 2 और 5 का एक पेयर ए है। तो अंतिम अंक इसके अंत में 2 जीरो हैं, इसलिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 है। मतलब 2 और 5 एक बार मिलेगा तो 1 जीरो बनेगी, और 2 और 5 2 बार मिलेगी तो 2 जीरो बनेगी। मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 है, 2 2 बार है और 5 भी 2 बार है, इसलिए इसके अंत में 2 जीरो प्राप्त हुई हैं। 50 की बात करें तो देखिए इसमें 5 एक एक्स्ट्रा है, 5 तो 2 बार है लेकिन 2 एक बार है। तो हमने यही बात सीखी है कि एक पेयर बनेगा तो 1 जीरो प्राप्त होगी। इसी तरीके से देखें 20, तो 20 में देखिए 2 और 5 का एक पेयर है, 2 एक्स्ट्रा है। अगर 1 और 5 होता तो 1 और जीरो आता। इसमें 10 में देखें तो 2 और 5 एक बार है, इसलिए 10 के अंत में क्या है, जीरो है। इस तरीके से हम एक चीज़ देखें तो किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होगा तो अंत में जीरो प्राप्त होगा, और 2 और 5 अगर नहीं हुआ तो अंतिम अंक शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके इसमें हैं एनसीईआरटी में, तो उनको सॉल्व करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की घात n और 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसका अंतिम अंक शून्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको हल करते हैं। तो 4n के अभाज्य गुणनखंड देखें तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 2, इसकी घात क्या रहेगी n। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए अंतिम अंक शून्य प्राप्त नहीं होगा। अगर 6n की बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 3, और इसकी घात कितनी है, n। तो देखिए यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। अभी हमने देखा है शून्य का निर्माण कब होता है, जब 2 और 5 होते हैं। इसी तरह अगर एक क्वेश्चन में पूछ लूँ 12 की घात n, तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 गुणा 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखें तो 2 तो उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है। अगर 25 की घात n क्वेश्चन अगर देता हूँ तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो 5 गुणा 5 आएंगे और इसकी घात n आएगी। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं, 5 गुणा 5, इसमें 2 उपस्थित नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चनों में हम एक पैटर्न देखें तो 2 उपस्थित है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 उपस्थित है 5 नहीं है, इसमें 2 उपस्थित है 5 नहीं है, इसमें 5 उपस्थित है 2 नहीं है। तो n के किसी भी मान के लिए, चाहे n का मान 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, कोई भी संख्या रखते हो आप प्राकृतिक संख्या में से जो कि 1 से प्रारंभ होती हैं, तो कुछ भी रखने पर इसका आंसर शून्य पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसमें दूसरा कथन है कि किसी भी संख्या का गुणनखंडन कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो 4 के गुणनखंड 2 और 2 आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकते। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकते। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकते। और 25 के अभाज्य गुणनखंड भी 5 गुणा 5 आएंगे, इसके अलावा भी कुछ नहीं आएंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए आप एक कथन लिख सकते हैं, 4n के अभाज्य गुणनखंड में दो उपस्थित है परंतु 5 नहीं, अतः n के किसी भी मान के लिए चार n का अंतिम अंक शून्य नहीं आएगा। इसी तरीके से आप 6n के लिए लिख सकते हैं, इसी तरीके से 12n के लिए, और इसी तरीके से 25n के लिए। 25n के लिए आप क्या लिखेंगे, इसमें 5 उपस्थित है परंतु 2 उपस्थित नहीं है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं।